छत्तीसगढ़ एबीपी न्यूज ने जैसा आपसे वादा किया था कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 की हर बारीकियों के बारे में आपको बताएगा और जैसे जैसे चुनाव चढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम आपको उस इलाके की तस्वीर दिखाते जाएंगे, साफ करते जाएंगे कि आखिर क्या हो रहा है प्रदेश में, क्या होने वाला है। और पिछले कुछ दिनों में आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ। इसके अलावा अमित शाह का बड़ा फ्रिक्वेंटली दौरा हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे कल ही आए हैं और बहुत सारे नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन किस इलाके में क्या हो रहा है और किस इलाके में क्या चल रहा है, ये जानना आपको बहुत जरूरी है। किसी एक मंच पर, किसी एक प्लेटफॉर्म पर आपको हम संभाग के जरिए छोटे छोटे जिलों की कहानी बता दें, यही हमारा मकसद है। इसलिए आज हम सभी लोग जुड़े हैं। हमारे सहयोगी, तीनों सहयोगी भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो चूंकि राजधानी रायपुर, सबसे पहले रवि मिरी के पास जाएंगे, क्योंकि रवि के पास जिम्मेदारी ऐसी होती है कि आप रायपुर ही नहीं, देख लीजिए कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है, सब तरफ नजर रखिए भाई, बताइए। तो इसलिए रवि के पास जाएंगे और फिर उसके बाद बस्तर चलेंगे, सरगुजा चलेंगे और दुर्ग भी चलेंगे दिल्ली के पास। तो रवि, क्या है आज रायपुर का मौसम और सियासी मौसम? देखिए, सबसे बड़ी बात बता दे रहा हूँ आपको कि छत्तीसगढ़ में पिछले 1 सप्ताह से बारिश नहीं हो रही थी और आज बारिश हो रही है, तो इससे सबके चेहरे में खुशी तो दिख ही रही है। बस्तर पे छतरी है तो और ज़्यादा खुशी की बात है वहाँ। लेकिन राजधानी रायपुर में जो चुनावी सरगर्मियाँ हैं, वो लगातार बढ़ रही है क्योंकि अब चुनावी मौसम शुरू हो गया है, नेताओं का आना-जाना शुरू हो गया है। रायपुर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हुई थी और बीजेपी की लाइन में आपको बताने की कोशिश करता हूँ क्योंकि विपक्ष की बात पहले करना चाहिए। उसके बाद सत्ता की क्या समस्या है, क्या चुनौती है, उस पर बात करेंगे। जो बीजेपी है, लेकिन वो रवि, भ्रष्टाचार के रवि मेरा मुद्दे एक पर सवाल है। चुनावी मैदान। रवि, जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि चुनावी सरगर्मी तेज हो या हो ना हो, लेकिन आपने इतने आंदोलनों को कवर कर दिया है, इतने हड़ताल, स्ट्राइक, नियमितीकरण, दुनिया भर के पता नहीं कहाँ कहाँ के बवाल ले आते हो ढूंढ के। ये एबीपी छत्तीसगढ़ के अलावा तो मुझे बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देता है। क्या दिन भर सुबह शाम बस आप आंदोलनों के पीछे पड़े रहते हो क्या, कि जहां होगा मैं छोड़ूंगा नहीं? न्याय दिलाने का बीड़ा उठा लिया है रवि। ये आंदोलनों की भी बाढ़ आ गई है, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, मेरे घर से जहाँ आंदोलन होता है उसकी दूरी बहुत कम है, यही मान लीजिए, क्योंकि इसीलिए मैं पहुंच जाता हूँ वहाँ पर। और तूता धरना स्थल राजधानी रायपुर से 30 किलोमीटर माना जाता है, तो मेरा लगातार वहाँ जाना होता है। रोज कोई ना कोई अपनी समस्या लेके, अपना बोरिया बिस्तर लेके वहाँ आके बैठ जाता है और अपनी समस्या बताने लगता है। तो मुझे समस्या सुनना अच्छा लगता है और छत्तीसगढ़ में समस्या बहुत सारी है। सबसे बड़ा समस्या क्या है? जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो संविदा कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी महंगाई भत्ते के लिए परेशान थे, वो आंदोलन कर रहे थे। उसके बाद जो संविदा कर्मचारी है, जो लगातार सरकार से यही मांग कर रहे थे कि कब हमको नियमित किया जाए, कब हमको परमानेंट किया जाए। इसके लिए पिछले महीने 1 महीने तक लगातार प्रदर्शन चला, जोरदार चला और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। इसीलिए यहाँ की जो रायपुर की तस्वीर है, वो दिल्ली तक पहुँची। तो ये आंदोलन लगातार चल रहे हैं और यहाँ राजधानी रायपुर में जहाँ पे धरना होता है बूढ़ा तालाब, वहाँ पर लगभग 1 साल से जो अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रहे थे विधवा महिलाएं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन एक अच्छा, चीज आपको ठीक है, बता दे रहा हूँ, जो ठीक है। बड़ा अपडेट है कि छत्तीसगढ़ आप सरकार अपडेट बता जितने लो, आंदोलन आप हो फिर रही है उसके उसको। बाद जाएंगे। जी अपडेट जी, आप बता दो उसके बाद। देखिए, अपडेट ये है कि जितने आंदोलन हो रहे थे, तो उसको दबाने के लिए सरकार ने लगातार घोषणाएं की है। और जो नियमितीकरण की मांग कर रहे थे उनका सैलरी बढ़ा दिया गया 37%। और जो अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रहे थे उनको आश्वासन दे के शांत करा दिया गया। तो लगातार जो आंदोलन हो रहे हैं उसको शांत कराने की लगातार कोशिश हो रही है और यहाँ पर बीजेपी कोशिश कर रही है कि हम भी अपना राजनीतिक मुद्दा यहाँ उठा सके, लेकिन इस चलिए, पर ग्राउंड लगातार रिपोर्ट सरकार। आपके आपके ग्राउंड रिपोर्ट पर आएंगे, क्योंकि जब आप ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं तो बहुत सारे लोगों का फोन मेरे पास आता है और कहते हैं कि अच्छा, ये खबर कहाँ से निकल गई। हम कहे उसी से पूछो कहाँ से निकल गई। छतरी नरेश के पास चलते हैं। अशोक नायडू बस्तर से हैं और बस्तर तय करता है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी सरकार बनेगी। रवि, मैं आपके पास वापस आऊंगा, तब तक अगर आप चाय वाय कहीं पी सकते हैं तो फ्रेम में बने रहते हुए चाय पी सकते हैं, दोस्तों के साथ मस्ती कर सकते हैं। कोई अगर आने जाने वाला मिल जाए तो अपना म्यूट करके उनसे ये पूछ भी सकते हैं कि बताओ किसको वोट करने वाले हो।
अशोक, क्या हाल है? बस्तर नेता पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं, और बस्तर में क्या सियासी समीकरण है? क्या लग रहा है आपको? आपके यहाँ से दीपक बैज जो है उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। दूसरे मोहन मरकाम थे, जिनको मोहन मरकाम को मंत्री बना दिया गया है। कवासी लखमा दादी हैं ही, जो सबके चहेते हैं, बड़े लोकप्रिय हैं। तो क्या कह रहा है बस्तर? और बस्तरों में भी नेताओं का आना जाना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? जी बिल्कुल ज्ञानेश जी, भले आप देख रहे हैं कि बस्तर में बारिश हो रही है, लेकिन चुनावी पारा चढ़ा हुआ है। क्योंकि जिस तरह से अभी कुछ 1 महीने पहले उथल-पुथल हुआ है, दीपक बैज को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, इससे तो एक आदिवासी वर्ग जरूर खुश है, लेकिन कुछ आदिवासियों में जरूर इसकी नाराजगी भी है। वहीं मोहन मरकाम को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है। कुल मिलाकर ये कहें तो कि कांग्रेस में जिस तरह से माहौल देखने को मिल रहा है, जो लोगों में ये बात जरूर सामने आ रही है कि लगातार जो पार्टी में लोगों को बदला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ऐसा मान के चल रही है कि वो जरूर सरकार बनाएगी, लेकिन भाजपा भी कम नहीं है, क्योंकि भाजपा भी लगातार जिस तरह से जो बड़े नेता हैं 2 महीने सर्व पहले ही आदिवासी लगातार अब तक। समाज का शोक, सर्व आदिवासी समाज जी का क्या समीकरण है अशोक? सर्व आदिवासी समाज का नेतृत्व अब अरविंद नेताम कर रहे हैं। अरविंद नेताम ने कांग्रेस को छोड़ दिया है, 5 बार के सांसद रहे, मंत्री रहे और कद्दावर नेता रहे, लेकिन आज ही मेरी उनसे बात हो रही थी तो वो बहुत नाराज थे पेशा कानून को लेकर। और अरविंद नेताम और सर्व आदिवासी समाज कितना नुकसान पहुंचाएगा कांग्रेस को, मौजूदा सत्ताधारी दल को? क्या लगता है आपको? अरविंद नेताम का वजूद या अरविंद नेताम का जलवा जलाल बस्तर में ठीक ठाक है कि चला चली की बेला है? जी बिल्कुल, जिस तरह से ज्ञानेंद्र जी आपने देखा कि भानु प्रताप उपचुनाव में जो रिजल्ट सामने आए थे, उसमें सर्व आदिवासी समाज से कैंडिडेट खड़े हुए थे और उन्होंने काफी वोट भी लाए थे। तो कहीं ना कहीं उसके बाद से जरूर कांग्रेस और भाजपा में एक डर बना हुआ है कि सर्व आदिवासी समाज अगर चुनाव में उतरता है, तो इससे जरूर दोनों ही पार्टी को नुकसान होगा। और अरविंद नेताम ने तो साफ कह दिया है, उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि अब वो जल्द एक पार्टी भी बना रहे हैं और इसके लिए रजिस्ट्रेशन की भी तैयारी शुरू कर दी है। कुल मिला के उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अब वो चुनाव में उतरने वाले हैं, अपने लोगों को साथ में उतारने वाले सर्व हैं। तो आदिवासी कहीं ना कहीं समाज के आंदोलन को अशोक, रोकूंगा मैं आपको। रवि, अभी आपने कवर किया है इंडोर स्टेडियम में, आपके पास आऊंगा, उस पर बात करूंगा, लेकिन दिलीप शर्मा के पास जाना इसलिए जरूरी है। दुर्ग भिलाई में छत में खड़े हैं, काफी ऊंचे कद के खिलाड़ी हैं ये, और छत से ही आपको पूरा नजारा दिखा रहे हैं। बहुत अच्छी कोशिश की है आपने, फ्रेम बहुत अच्छा है दिलीप। दिलीप जहां खड़े हैं उसके आसपास 2-4-10 किलोमीटर ही मुख्यमंत्री निवास करते हैं, यानी मुख्यमंत्री वहीं से आते हैं। मुख्यमंत्री का इलाका है, भारी भरकम मंत्री है वहां दिलीप, और कांग्रेस का मौजूदा गढ़ दुर्ग माना जाएगा। वहां से 4 मंत्री आते हैं, मेरे ख्याल से 4 मंत्री हैं। छह 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 रुद्रपुर, मंत्री आते हैं दुर्ग ताम्रध्वज, संभाग से। 6 मंत्री दुर्ग संभाग से, छह संभाग से। मंत्री आते हैं। दुर्ग संभल जाएगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से और सारे मंत्रियों से? क्या लगता है आपको, संभल जाएगा दुर्ग? और दुर्ग में क्या है पूरा माहौल? सरोज पांडे पर बाद में आऊंगा, पहले आप ये बताइए कि जिस तरह से भारी भरकम मंत्री वहां से बने हैं, बड़े बड़े नेता हैं, दुर्ग पॉजिटिव साइन दे रहा है कांग्रेस को कि लग रहा है कि डगमगाएगा इस बार? देखिए ज्ञानंद जी, आपने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है कि दुर्ग इस बार के विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा योगदान रखता है। उसकी वजह यह है कि दुर्ग संभाग से मुख्यमंत्री समेत 6 मंत्री आते हैं। गृह मंत्री भी यही है, पीएचई मंत्री भी यही है, महिला एवं बाल विकास मंत्री भी यही है, और मोहम्मद अकबर जो मंत्री कवर्धा से है वो भी यही है। तो सबसे बड़ा तो इन 6 मंत्रियों का सबसे पहले यही रहेगा मिलके कि दुर्ग संभाग की जो 20 सीटें हैं उस पर पूरी तरह से कब्जा करना। हालांकि अभी 18 सीटों पे तो कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन जो 2 सीट है इसमें एक में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह राजनांदगांव से विधायक है, और वही वैशाली नगर से विद्यारतन बसिल विधायक थे जिनका निधन हो गया है। तो निश्चित तौर पे दुर्ग संभाग में कांग्रेस को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये साख की बात है। 6 मंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, हर विधानसभा में अपने अपने विधानसभा में वो लगे हुए हैं, ताकि कांग्रेस अपने विधानसभा में जो विधायक है वो मजबूत रहे। तो कुल मिला के यही कहेंगे कि दुर्ग सबसे अहम मुख्यमंत्री के लिए संभाग रहेगा, और उनके लिए यह जीतना दुर्ग संभाग में जो सीटें हैं उनको तो पूरा करना बहुत ज्यादा। विजय बघेल
विजय बघेल जो उनके रिश्तेदार हैं, भाई हैं, वो तो बड़े आक्रामक हो रहे हैं भूपेश बघेल के खिलाफ। तो विजय बघेल का मोर्चा बड़ा स्ट्रांग नहीं हो जाएगा जिस तरह से वो हमला बोल रहे हैं, और उनकी शैली घोषणा पत्र के अध्यक्ष भी बना दिए गए हैं। देखिए ज्ञानेंद्र जी, यहाँ पे अगर बात करते जो आसपास के जो यहाँ पे राजनीतिक विशेषज्ञ है, वरिष्ठ पत्रकार है, उनका कहना है कि अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो एकमात्र है विजय बघेल। और विजय बघेल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रिश्ते में भतीजा लगते हैं। हाल ही में आपने सुना होगा कि जब संसद पे विजय बघेल जब भाषण दे रहे थे, उन्होंने एक शब्द कहा था कि मेरे काका है लेकिन छत्तीसगढ़ को ठगा है। आप इससे समझिए कि उनका आक्रोश कैसा है। हालांकि वो रिश्तेदार है, कभी रिश्ते की बात करें तो वो उनके रिश्ते के बारे में विजय बघेल नहीं बताते, लेकिन अंदरूनी दिलीप एक तौर सेकंड पे में रुक रहा हूँ, दिलीप रुकिएगा आप। अशोक पांडे हमारे दर्शक हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि पिछली बार बदलने का लहर था, पिछली बार बदलने का लहर था, इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार फिर बीजेपी आ जाएगा लग रहा है, बीजेपी को सीएम चेहरा ले आना चाहिए। मैं आऊंगा आपके पास, इस पर हम सभी से बात करेंगे, हम चारों लोग आपस में बात करेंगे, लेकिन पहले अंबिकापुर उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री के इलाके में नहीं चलेंगे हम लोग उप मुख्यमंत्री के इलाके में चलेंगे। अमतेश भाई, उप मुख्यमंत्री बनने के बाद अंबिकापुर में टीएस सिंहदेव का जलवा थोड़ा बढ़ा है या फिर जैसा था वैसा ही है? देखिए, अगर जलवे की बात करें तो डिप्टी सीएम का जो जलवा है वो तो बरकरार था ही, लेकिन जो काम की अगर बात करें तो वो जलवा कहीं जमीन पर नहीं दिखाई दिया, क्योंकि लगातार वो सीएम या डिप्टी सीएम के लिए लड़ते रहे और यहाँ पर विकास के कार्य बिल्कुल नहीं हो पाए। तो अगर राजनीतिक जलवा बोले, कांग्रेस के अंदर जलवा बोले तो है, लेकिन अगर पब्लिक के अंदर के जलवे की बात करेंगे तो जलवा कम हुआ है। मैं ये नहीं कह सकता कि जलवा खत्म हुआ है, लेकिन डिप्टी सीएम का जलवा कम जरूर हुआ है, क्योंकि पिछली बार भी सरगुजिया सरकार, मतलब खुद टीएस सिंहदेव को सरगुजिया सरकार कहा गया था, और संभाग की 14 सीटें जो थी वो कांग्रेस की झोली में आ गई थी। कहीं ना कहीं लोगों को ये उम्मीद थी कि टीएस सिंहदेव ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और शायद यही वजह थी कि एक लहर आई और 14 की 14 विधानसभा पर कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया था। लेकिन उसके बाद से लगातार 4.5 वर्षों तक ना वो सीएम बन पाए, ना उनकी पार्टी के अंदर उतना सम्मान हो पाया, जिसकी वजह से यहाँ पर उनका जलवा थोड़ा सा कम हुआ है। जाने जी, जलवा कम हुआ है। आ रहा हूं अमतेश भाई, एक सवाल है भावेश शर्मा का, रायपुर में क्या माहौल है जरा बताइए। आज ही एक विधायक जी का फोन आया था रवि आपके पास, और वो कह रहे थे कि हमार छापे कर भाई ने तो हमार खबर अबर नहीं छापत हस। तो रवि ने जवाब क्या दिया मैं आपको बता देता हूँ। रवि ने विधायक जी को कहा कि भैया जो खबर होगी वो जरूर छपेगी, हम आपका पीआर नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन म्यूट कर दो, माहौल क्या म्यूट। है? हाँ, देखिए माहौल तो ये ज्ञानेंद्र जी मैं ये रायपुर का बताना चाह माहौल रहा था। बताइए। हाँ, हम्म। हाँ, माहौल ये है कि सभी जो विधायक है उनको कहा गया है कि आप जमीन पर सक्रिय रहिए। आप सक्रिय रहेंगे तभी जनता को लगेगा कि आप हमारे विधायक हैं। तो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके विधायक हैं और फिर से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो आप हमको वोट दीजिए। तो इसीलिए सभी विधायक ग्राउंड पर दिख रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस की नहीं, बीजेपी के भी विकास विधायक ग्राउंड पर उपाध्याय, दिख रहे हैं। विकास उपाध्याय का क्या माहौल है, ठीक लग रहा है? विकास उपाध्याय तो सक्रिय नेता है और पहले भी सक्रिय रहे हैं, और अभी जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं तो चुनाव के ठीक पहले उनकी सक्रियता है वो काफी और बढ़ गई है। लगातार और एक कोई भी ऐसा दिन ना रहे। जी, कुलदीप जुनेजा, मैं आपसे आपकी एक लाइन में मेरे दर्शक समझ जाएंगे, क्योंकि एबीपी के जितने सहयोगी हैं हमारे बहुत सटीक विश्लेषण कर रहे हैं, टू दी पॉइंट बात कर रहे हैं, हम लोग लफाजी नहीं कर रहे हैं, जो हो रहा है जो घट रहा है वही बात कर रहे हैं। ये कुलदीप जुनेजा का क्या माहौल है? कुलदीप जुनेजा लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत एक बता दे रहा हूं मैं कि उस विधानसभा क्षेत्र से कई ऐसे चेहरे सामने आ रहे हैं जो वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। रायपुर दक्षिण और रायपुर उत्तर, ये दो ऐसे जगह है जहां पे बहुत सारे कैंडिडेट है, और सिर्फ कांग्रेस बीजेपी के जो वर्तमान कैंडिडेट है जो चुनाव लड़ते हैं, उसके अलावा कांग्रेस से ही बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो लगातार वो चुनाव सुनील लड़ने की अपनी कुकरेजा हो तैयारी दावा गए, कर रहे हैं। अजीत कुकरेजा हो गए, और फिर उसके बाद कुकरेजा फैमिली में ही एक दो दावेदार हैं, इसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं, तो उस पर बाद में जाएंगे। और ब्रिजमोहन अग्रवाल तो जीतते ही हैं, तो उनके बारे में क्या कहा जाए, पिछली बार थोड़ा सा ऐसा उनका लग रहा रिकॉर्ड था तो कि बहुत बड़ा है, बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि जब से राज्य गठन हुआ है उससे ऐतिहासिक। पहले से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं।
और वो ये दावा कर देते थे कि कांग्रेस पार्टी के पीछे कोई भी नेता पीछे हमारे आपके बहुत बड़ी विधानसभा चुनाव गाय से चुनाव ना लड़े। सांड, आपके पीछे बहुत बड़ा सांड है, बच के रहिएगा। देखिए जरा, ये तो नरुआ गुरुआ घुरुआ बारी योजना के अंतर्गत इसको नहीं होना चाहिए सड़क पर, राजधानी में सांड दिख रहा है। देखिए ये तो अभी रोका छेका अभियान इनका चल रहा है, उसके बावजूद सड़कों में हर जगह ही, सांड गाय बैल आपको देखने को मिल सकते हैं। और खास तौर पे आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? वीआईपी रोड में, जिस पर सबसे ज्यादा राजनीति होती है, वहीं से राजनेता गुजरते हैं और वही सबसे ज्यादा गाय बैल भैंस आपको देखने को मिलेंगे जो होने चाहिए थे गौठान में। तो ये सियासत के लिए एक बड़ा मुद्दा बन जाता है, अशोक, कांग्रेस बीजेपी इस पे लड़ते अशोक, रहती है। बस्तर बस्तर में 12 की 12 सीट अभी कांग्रेस के पास है। मैं गलत तो नहीं हूँ अशोक? जी बिल्कुल, 12 सीट पे कांग्रेस काबिज है अभी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि कौन से नेता आपको ये लग रहे हैं कि इस बार कमजोर हैं और इस बार थोड़ी सी कठिनाई होगी, मैं बहुत टू दी पॉइंट विश्लेषण करने की बात नहीं कर रहा हूं कि आप एग्जैक्ट ये बताएं, लेकिन ऐसी कौन सी सीट लग रही है जिसमें आपको लग रहा है थोड़ा डगमगा रहा है, नेताजी आप बहुत 5 साल मलाई काटे हैं, इस बार थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो निपट जाएंगे? ऐसे कौन कौन से नेता हैं जिनको लग रहा है थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है ग्राउंड में? जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, खास करके बस्तर संभाग का जो सामान्य सीट है जगदलपुर विधानसभा, वहां पर थोड़ी स्थिति डालमडोल लग रही है, क्योंकि अभी 15 दिन पहले ही जो राजीव शर्मा हैं, कांग्रेस जिला शहर अध्यक्ष थे और इंद्रावती प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, जिला अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार राजीव शर्मा भी दावेदारी कर सकते हैं। तो ऐसे में वर्तमान के जो विधायक है रेखचंद जैन जी, उनके सीट को लेकर, दोबारा टिकट को लेकर एक संभावना बनी हुई है कि मिलेगा या नहीं। हालांकि रेखचंद जैन पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि दोबारा उनको टिकट मिले, लेकिन 5 साल के उनके कार्यकाल की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में काफी उन्होंने मेहनत की है, लेकिन शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उनके पार्टी के खुद जो लोग हैं वो भी नाराज चल रहे हैं। तो अच्छा, यहाँ मैंने तो ये भी सुना था अशोक भाई कि जब मोहन मरकाम प्रदेश अध्यक्ष थे और मंत्री नहीं बनाए गए थे, तो ये भी बहुत संघर्ष कर रहे थे, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मोहन मरकाम की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और बहुत द्वंद्व था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मोहन मरकाम के बीच में, हमेशा ये टकराव देखने सुनने को मिलता था। मंत्री बनने के बाद भाईचारा बढ़ा है, सब कुछ सामान्य हुआ है, या तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि इन दोनों का टकराव, जो टकराव की वजह से कहीं मोहन मरकाम को नुकसान ना हो जाए चुनाव में? कुछ अंदरूनी खबर? जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, आपका सवाल लाजमी है। ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है, हालांकि उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर तो बना दिया गया है, लेकिन अगर सक्रियता की बात करें तो जो मंत्री हैं मोहन मरकाम, उनकी सक्रियता नहीं दिख रही है। तो कहीं ना कहीं अभी भी ये माना जा सकता है कि टकरार जारी है सीएम और मोहन मरकाम के बीच। जिस तरह से माहौल देखने को मिलना था कैबिनेट मिनिस्टर बनने के बाद, जब से वो बने हैं केवल 2 बार ही बस्तर दौरा उनका हुआ है, और कहीं ना कहीं जो ऐसा भी कहा जाता है, खुद उनके पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ता उनसे नाराज चल रहे हैं। जिला प्रशासन, कोंडागांव की जिला प्रशासन उनके दादी ठीक है? कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि दोनों के बीच दादी अभी भी ठीक है? टकरार जारी है। दादी यानी दादी दादी कवासी लखमा? पूरी तरह से ठीक है, और फिर से एक बार दावा कर रहे हैं कि वो अगर चुनाव प्रचार नहीं भी करते हैं तो कोंटा विधानसभा में वो चुनाव जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे। अगर उन्हें ये कहा जा सकता है कि दादी ओवर कॉन्फिडेंस में है, तो इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन भाजपा के पास चेहरा नहीं है कोंटा में, जो धनीराम बारसे हैं, इसके अलावा स्वयं मुक्ता है, दोनों प्रयास कर रहे हैं कि भाजपा उन्हें जरूर टिकट दी, लेकिन जो वर्तमान के विधायक है, मंत्री हैं कवासी लखमा, अपने जीत के लिए पूरी तरह से सुनिश्चित है। उनका ये दिलीप कहना है कुछ कि एबीपी लाइव, ठीक है, मैं आऊंगा 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 अशोक। हाँ, एबीपी लाइव की तारीफ कर रहे थे क्या? कोई कर रहे थे तो बता दीजिए, हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल एबीपी लाइव में वो खुद आए थे, और जब उन्होंने इंटरव्यू दिया था उन्होंने कहा था कि ज्ञानेंद्र जी को जरूर कहना कि इस बार भी कोंटा विधानसभा में चुनाव हम जीतेंगे, और वो आएंगे तो जरूर स्वागत भी होगा उनका। चलिए, दादी बड़े प्यारे नेता हैं और बहुत बढ़िया नेता हैं। मैं दिलीप आपके पास आना चाहता हूँ। रमन सिंह वाले राजनांदगांव कवर्धा का कुछ हाल बताइए, वहाँ क्या चल रहा है? वहाँ लोग तो ये कह रहे हैं कि इस बार पुराने नेताओं को टिकट ही नहीं मिलेगा, तो सेकेंड लाइन वो क्या नाम है, वो जो मेयर थे मधुसूदन यादव है ना वहाँ, मधुसूदन यादव।
तो क्या लग रहा है, रमन सिंह के बेटे चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? कुछ आपकी चर्चा, जो प्रारंभिक चर्चा जो आपस में हम लोग पत्रकार गॉसिप करता है ना कि हाँ बताओ भाई क्या हो रहा है इस बार, तो लगता है टिकट नहीं मिलेगा, पुराने नेताओं की टिकट कटे, ऐसी चर्चा आपकी हुई है क्या कवर्धा राजनांदगांव में? कुछ अगर ऐसा गॉसिप हो तो बताएं। बिल्कुल चर्चा तो होती रहती, चुनावी साल है, ज्ञान इनकी चर्चा नहीं होगी तो फिर सरगर्मियां कैसे खबरें कहाँ से होंगी? निकलेंगे? तो हाई, हाँ बिल्कुल, खबरें कहाँ से निकलेंगी। हाई प्रोफाइल सीटें हैं, हाई प्रोफाइल सीटों में सबसे बड़ी चीजें रहती है कि क्या मौजूदा विधायक जो है, जो यहाँ आसपास के जो सक्रिय नेता है, वो क्या अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि जनता यही देखना चाहती है कि भाई वो जो हमारे विधायक जनप्रतिनिधि है वो हमारे बीच आ रहे कि नहीं आ रहे, या तो फिर कैसा कह दे कि भैया अब चुनाव आने वाला है तो आ गए नेताजी। प्रेम ये प्रकाश माहौल पांडे थोड़ा कहाँ यहाँ है? टाइट है। तिरंगा झंडा लेके निकले हैं ज्ञानंद जी अभी। इधर मैं ये देवेंद्र कह रहा यादव हूँ निकले उनके मिलन उनके नगर में। हाँ, हाँ आपने कवर किया था। मैं कह रहा हूँ प्रेम प्रकाश पांडे खुद ही चुनाव लड़ेंगे कि बेटे के लिए बैटिंग कर रहे हैं? क्या है सच्चाई, क्या है? देखिए अभी तो ऐसा कुछ नहीं, अभी तो जो माहौल दिख रहा है उसमें खुद जब प्रेम प्रकाश पांडे लोगों से मिल रहे हैं चुनाव में, तो अभी यह माना जा सकता है कि प्रेम प्रकाश ही इस बार टिकट की दावेदारी कर सकते हैं। बेटे का अभी उतना नहीं कह सकते कि वो चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। हालांकि वो हिंदुत्व को लेकर श्री राम जन समिति जो समिति बनाए हैं उसको लेकर वह बड़े प्रमुख रूप से सामने आते हैं। और जैसे कि रामनवमी के समय हमेशा उनका पावर हाउस में बहुत बड़ा आयोजन होता है, तो उसके वो आयोजन डिप्टी करते हैं सीएम बनने रोजमर्रा। के बाद दिल्ली पाऊंगा आपके पास। डिप्टी सीएम बनने के बाद अंतेश भाई बृहस्पति सिंह का क्या हाल है? बृहस्पति सिंह लेके पूरा जलवा जलाल कई विधायकों के साथ जान से बिल्कुल हाथ धो बैठने की स्थिति में आ गए थे। अब तो डिप्टी सीएम साहब पहुंच गए हैं वहां और लाव लश्कर के साथ पहुंच रहे हैं, तो बृहस्पति सिंह का क्या हाल है, थोड़ा बताइए। देखिए, क्योंकि वो हमेशा से पैलेस विरोधी रहे हैं, पैलेस गुट के विरोधी रहे हैं बृहस्पति सिंह, तो निश्चित तौर पर डिप्टी सीएम बनने के बाद न केवल बृहस्पति सिंह बल्कि उनके जो दूसरे विरोधी भी हैं वो कहीं ना कहीं पिक्चर से अलग नजर आ रहे हैं। कुछ तो ये मान रहे हैं, जैसे सरगुजा जिले की बात करें, अंबिकापुर जिले की बात करें, तो यहाँ 3 विधानसभा है, तो यहाँ के एक विधानसभा के मंत्री तो ये चाह रहे हैं, ऐसी चर्चा है कि हमारा जिला ही अलग हो जाए, पत्थलगांव नया जिला बन जाए और हम उस जिले में चले जाएं। तो कुल मिलाकर डिप्टी सीएम आप बनने के बाद, अमरजीत भगत की बात कर रहे हैं क्या? जी निश्चित तौर पर मैं अमरजीत भगत की बात कर रहा हूं। और काफी अभी जो स्थिति यहाँ पर निर्मित हुई है उनके डिप्टी सीएम बनने के बाद टीएस सिंहदेव के, तो जितने भी उनके दुश्मन थे, दुश्मन राजनीतिक दुश्मन कहा जाए तो ठीक रहेगा, वो कहीं ना कहीं पिक्चर से पूरी तरह से गायब है। और वो अंबिकापुर जिला मुख्यालय में तो नजर आते नहीं है, अपने क्षेत्र में भी रहते हैं, लेकिन उनकी जो पिक्चर है ना वो फ्लॉप होती नजर आ रही है। अच्छा, बृहस्पति अभी भी मतलब अब हालांकि कोई बयान नहीं आ रहे हैं अंतेश भाई, अब कोई ऐसे बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, कोई विवादित बयान नहीं दे रहे हैं। एक इंटरव्यू तो करिए उनका, एक इंटरव्यू करिए। हालांकि अब हमने कह ही दिया है तो कह दिया है, ये छत्तीसगढ़ है, एबीपी छत्तीसगढ़ है, इसमें हम कोई चीज छिपाते नहीं, हम लोग सब ऐसी चर्चा करते हैं। उनसे पूछिए बृहस्पति सिंह से कि सॉरी डिप्टी सीएम को शुभकामनाएं आपने दी कि नहीं दी, उनके उप मुख्यमंत्री बनने से आप खुश हैं कि नहीं हैं, उनके नेतृत्व में सरगुजा संभाग में सीटें जितनी हैं उतनी रहेंगी या घट जाएंगी, और अगर आप शुभकामनाएं देने नहीं गए तो क्यों गएगा? एक बार पकड़ने की कोशिश कीजिए जरा बृहस्पति सिंह को, क्या कहते हैं नहीं अंतिम नहीं भाई। ज्ञानेंद्र जी, उनको पकड़ने की मीडिया कोशिश करती है बृहस्पति सिंह को, लेकिन इन दोनों काफी भाग कर बचते नजर आ रहे हैं मीडिया से, मीडिया के सामने आए नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने पहले पिछले 4 साढ़े 4 साल तक इतनी ज्यादा बयानबाजी की है, कभी अधिकारियों से लड़ जाते थे, कभी डायरेक्ट डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव पर गरिया आरोप भी देते लगाते थे थे। भाई, वो तो और गरिया गाली देते गलौज थे, करना, आप ही ऑडियो नहीं भेजते उनको थे। ज्ञानेंद्र जी निश्चित तौर पर सिर्फ गाली ही नहीं देते थे, तो वो जूता और चप्पल से मारना भी उनका एक मतलब आदत बन गई थी उनकी, तो क्या लग क्षेत्र रहा है में उनकी। इतना 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 सब कुछ करने के राम विचार नेताम उनको फाइट देंगे? विचार नेताम भी तो काफी सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि इस बार मुझे लगता है विधानसभा में राम विचार नेताम चुनाव लड़ेंगे। देखिए, जिस तरह से सीधे अधिकारी कर्मचारियों और आम लोगों से बृहस्पति सिंह का जो व्यवहार है, जो नेचर है, वो कहीं ना कहीं लोगों को खटक रहा है। और उनकी वहां पर जो स्थिति है, जो चुनाव जीतने वाली स्थिति बनती थी, वो बिल्कुल बनती हुई नजर नहीं आ रही है। इसलिए वहां पर राम विचार नेता एक प्रबल दावेदार हैं
वो जीत सकते हैं वहां से, लेकिन ये साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि जीत सकते हैं या पार्टी उनको टिकट देगी। लेकिन बृहस्पति सिंह पिछली बार की तुलना में काफी कमजोर हुए हैं, क्योंकि उनका जिस तरह का स्वभाव है बृहस्पति सिंह का, ये पूरा छत्तीसगढ़ जानता है, तो वो अपने स्वभाव के कारण ही, और खासकर जो कामों को लेकर ज्ञानेंद्र जी जो बात आती है, उनको उनके 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 परिवार के लोगों पर, उनके रिश्तेदारों के ऊपर आरोप लगता अशोक है कि पूरे पांडे क्षेत्र हैं, का एक काम। दर्शक हैं, उन्होंने लिखा है जहां जहां जिला नहीं बना है वहां तो पक्का हारेगी, देखते हैं कल कुछ घोषणा हो जाए। आप कितने जिला बना दें, कितने जिला बना दें, गली गली जिला बना देंगे तो कैसे होगा अशोक जी बताइए, हैं? कैसे होगा। हाँ, तो ये जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा का मकसद ये है कि आप समझिए, ये चारों हमारे सहयोगी जो हैं, दिलीप हैं, अशोक हैं, रवि हैं, अमितेश हैं, ये आपको सड़क पर दिख रहे हैं और ये सड़क पर घूमते रहते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट करते रहते हैं। तो माहौल क्या है, अब मैं इसको कितना, हाँ टाइम हो गया, हम लोग आधे घंटे की चर्चा के लिए आए थे। रवि आपसे शुरू करूंगा, माहौल बताइए, बस माहौल क्या है, माहौल लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, ये एकदम एक सवाल ही रहेगा मेरा सबसे, आप लोग सोच लीजिए कि आप लोगों को क्या जवाब देना है और क्या प्रतिक्रिया लोगों से मिल रही है। बस इतना बताइए कि जब आप लोग समोसा खाने जाते हैं, जब आप लोग सुबह सुबह चाय पीने जाते हैं या मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं या पार्टी करने जाते हैं, स्कूल कॉलेज में जाते हैं, गांव में जाते हैं, तो रवि रायपुर संभाग के लिहाज से आप बताइएगा लोग क्या कहते हैं, कौन जीतेगा, बड़ा न्यूट्रल एनालिसिस करिए एकदम आम आदमी के तौर पर। देखिए, इसको बताना जरूरी है, क्योंकि माहौल जो रायपुर में देखने को मिल रहा है, आप मान लीजिए कहीं पे नाश्ता करने गए, मैं आज सुबह ही गया था, तो वहाँ एक चर्चा हो रही थी कि रमन सिंह का क्या होगा। रमन सिंह को साइड लाइन कर दिया गया है, उसका चेहरा चुनाव में नहीं दिखाया जा रहा है, तो अब रमन सिंह क्या करेंगे, क्या चुनाव लड़ेंगे कि उनको भी राज्यपाल बना दिया जाएगा। तो ये चर्चा अलग अलग जगह में हो रही है। और एक कांग्रेस की तरफ जो चर्चा है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कांग्रेस भवन की तरफ आप आसपास घूमेंगे तो ये देखने को मिलता है कि कई दावेदार वहां दौड़ लगाने की शुरुआत कर चुके हैं कि हमको टिकट दे दो भाई, हम चुनाव लड़ेंगे, हम जीत जाएंगे। तो कांग्रेस के पास जो चुनौती होगी, वो 71 विधानसभा सीट जीते हैं, उनके 71 विधायक हैं, तो सबको कैसे टिकट देंगे। तो इसके लिए उनके यहाँ मारामारी की स्थिति है, वो लगातार आपस में लड़ रहे हैं, तो ये समस्या उनके यहाँ है। लेकिन दो चीज और आपको जानना जरूरी है कि आप जोगी कांग्रेस सक्रिय हो गई है 1 महीना पहले, इससे पहले तो सक्रिय नहीं थी, 1 महीना पहले सक्रिय हो गई है, विधानसभा घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक और नई राजनीतिक पार्टी की एंट्री हुई है, वो है आम आदमी पार्टी, जो छत्तीसगढ़ में इस साल पूरे ताकत से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। जब कांग्रेस और बीजेपी घोषणा पत्र समिति बना रहे हैं, तो वो भी समिति बना रहे हैं, वो जैसा कोई उनका प्लान चल रहा है वैसा इनका भी प्लान चल रहा है। तो वो लोग भी लोगों से जाके पूछ रहे हैं कि बताइए आपको क्या क्या समस्याएं हैं, किन किन मुद्दों पर आपके लिए घोषणा पत्र में हम लिखें। तो ये काम लगातार यहाँ पे राजधानी में देखने को मिल रहा है। और साथ साथ जो बैठक हो रही है, वो बैठक लगातार हो रही है, कांग्रेस में भी हो रहा है, बीजेपी में भी हो रहा है। और बीजेपी के अंदर बैठक लेने के लिए कौन आते हैं, अमित शाह आते हैं। अमित शाह खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में बीजेपी की। आम जनमानस क्या कह रहा है, आम जनमानस क्या कह रहा है, कौन जीतेगा इस बार? आम जनमानस में बात करेंगे तो अलग अलग वर्गों का अलग अलग प्रतिक्रिया होती है। आप किसान के पास जाएंगे तो नहीं, किसान साफ साफ कह देते देखिए, हैं। मैं आपसे बिल्कुल ये दबाव नहीं डाल रहा हूँ कि आप किसी एक पार्टी का नाम लीजिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कहते हैं ना कि कहते हैं भैया अभी वेट वॉच करो, अभी रुक जाओ, अभी चुनाव में थोड़ी देर है, अभी माहौल बन रहा है, ईडी का छापा है और इनकम टैक्स का छापा है, फिर कौन किस पार्टी में जाएगा, इस पर बात नहीं करना है। इस पर अब क्योंकि अभी देखिए अभी माहौल बना ही नहीं है चुनाव का, अभी तो लोग तैयार, तो इस पर पहुंच जाना कि कौन जीतेगा ये कहना ठीक नहीं है। जनता का मैं जानना चाहता हूं कि किसका पलड़ा थोड़ा भी भारी दिखाई दे रहा है अभी की स्थिति में। अभी तो बहुत बदलेगा चुनावी समीकरण। देखिए, चर्चा तो हो रही है, चर्चा इस बात की हो रही है कि कौन मुख्यमंत्री फिर से बनेगा। चर्चा इस बात की हो रही है कि इस बार विधानसभा चुनाव में कौन कौन और आने वाले हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के, तो इन सब चीज पर चर्चा हो रही है ग्राउंड पर। लेकिन जो माहौल देखने को मिल रहा है, तो इसमें नाम लेना नहीं चाहिए बोल रहे हैं, इसीलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार ऊपर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन थोड़ा एज है, बिल्कुल ठीक बात, थोड़ा एज है कि कांग्रेस को थोड़ा एज है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि कांग्रेस ही जीतेगी। आपका ये कहना है कि कांग्रेस को थोड़ा एज है। अगर तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो ठीक है, सरकार में तो कांग्रेस को थोड़ा एज है। मैं आऊंगा आपके पास, आपका बड़ा सटीक विश्लेषण है। अशोक, बस्तर चूंकि तय करता है, बस्तर ये तय करता है कि भाई सरकार किसकी बनेगी,
अंबिकापुर तय करता है कि किसकी सरकार बनेगी। बस्तर के लोग जब आप ग्राउंड में जाते हैं, और मैं जितना समझ पाया हूं बस्तर को पिछले 10-12 सालों से कवर कर रहा हूं, कि वहां के लोग ये देखते हैं कि किसको कह दिया जा रहा है वोट देने के लिए। तो वो बड़े सीधे साधे टाइप के लोग होते हैं। जो माहौल होता है उनको किसी ने, एक नेता ने कह दिया, गांव के सरपंच ने कह दिया इस बार इसको देना है, तो ऐसा वोट दे देते हैं वो लोग। मुझे जहां तक थोड़ा बहुत मैंने समझा है बस्तर को। तो बस्तर में क्या चर्चा है कि क्या होगा इस बार? 12 की 12 सीट मिलेगी, या तो फिर ये कहा जा रहा है भैया इस बार तो कटेगी सीट? देखिए ज्ञानेश जी, अभी तक जो चुनाव हुए हैं उसमें दो पार्टी के बीच काफी टक्कर हुआ है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच। लेकिन इस चुनाव में ऐसा माना जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है, क्योंकि ये पीछे सर्व लाल वाली आदिवासी गाड़ी समाज रानू का भाई की है, आपके आसपास है क्या जी, वो? प्रशांत गजभिये है मेरे साथ। हाँ, उनको बुलाइए, प्रशांत जी गजभिये से बात करते हैं। भैया, वो भी काफी लंबे समय से चुनाव कवरेज करते आ रहे हैं, तो उनका हाँ एक्सपीरियंस भी बिल्कुल जानेंगे। हाँ, इनको प्रशांत को लाइए, ज्ञानेश क्योंकि जी ने प्रशांत। आपको याद किया है ये आगे आ चुके हैं फ्रेम में हमारे। हाँ, प्रशांत भाई क्या हाल है? ये सुन पा रहे हैं? देखिए जरा इनके में ईपी लगाइए। जी प्रशांत भाई क्या हाल है? बहुत बढ़िया भैया, बताएं। बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या माहौल है बस्तर में इस बार? 12 की 12 सीट कांग्रेस रिपीट कर पाएगी, या फिर थोड़ा सा मामला गड़बड़ है? 12 की 12 सीट तो बहुत मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस सरकार से, मुख्यमंत्री से तो यहाँ पे कोई नाराजगी नहीं दिख रही है, लेकिन स्थानीय विधायक जो हैं उनसे काफी नाराजगी है। ये जो बात आपने दंतेवाड़ा, कही है प्रशांत भाई, जगदलपुर। इस पर निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी बात है, इसको कंटिन्यू कीजिएगा आप। ये बात मैं इसलिए रोका प्रशांत को कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक माहौल बना रखा है, अपना कका का माहौल बना रखा है। इसके अलावा युवा सम्मेलन, भेंट मुलाकात, छत्तीसगढ़ियावाद, एक नेता के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान को स्टेब्लिश किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन विधायकों के प्रति जो नाराजगी है वो कहीं भारी न पड़ जाए। हाँ प्रशांत, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। बस्तर के 12 विधानसभा में अगर बात करें दक्षिण की तरफ से, तो दक्षिण में सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा है दंतेवाड़ा, जहाँ पे महेंद्र कर्मा हमेशा जीता करते थे, और इस बार जो है उन्हीं के परिवार से उनकी पत्नी को टिकट मिला। वो पहले हार गई, लेकिन उपचुनाव में फिर उन्हें जीत हासिल की। लेकिन इस बार नाराजगी काफी ज्यादा है दंतेवाड़ा विधानसभा में। वहीं सबसे अहम बात यह है कि मंत्री हैं अभी कवासी लखमा। कोंटा विधानसभा बहुत लंबा मार्जिन नहीं रहता रहा है उनका, और इस बार मंत्री रहते उनने जितनी सारी चीजों को करने की बात की थी, उससे बहुत सी चीजें नहीं हो पाई है। वो एक नाराजगी जो है स्थानीय तौर पे जो है अंदरूनी इलाकों में दिख रही है। शहरी क्षेत्र में तो वैसे भी भाजपा जो है वो अपनी पकड़ मजबूत रखती है, लेकिन अंदरूनी क्षेत्र से ही प्रवासी लखमा जो है लगातार जीतते रहे। लेकिन इस बार अंदरूनी क्षेत्र में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर चलिए जो है उनका ठीक पकड़ है, दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग जुड़ते रहेंगे, हम लोग जुड़ते रहेंगे। आपका धन्यवाद प्रशांत भाई। और आप ईपी लगा लें अशोक भाई, मैं आऊंगा। एक कमेंट आया है, प्रवीण विश्वास कह रहे हैं बालौदा बाजार भरतपुर भी जाओ। तो भरतपुर का तो मैं खुद ही हूँ, मेरा विधानसभा है, गुलाब कमरो वहां से विधायक हैं, और पूरे मनेन्द्रगढ़ एमसीवी डिस्ट्रिक्ट में भी हम जाएंगे। अभी अमितेश के पास जाने का टाइम है। लेकिन एक कमेंट है, रायपुर से सत्यनारायण जी के बारे में बताएं, भावेश शर्मा पूछ रहे हैं। रवि आप तब तक अपना दिमाग चला लें, क्योंकि कमेंट जो आएंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये भावेश शर्मा जी, आपका जो सवाल है मैंने अपने सहयोगी रवि मीरी को बता दिया है, वो आपको इसके बारे में बताएंगे। संतोष कश्यप हैं, वो लिख रहे हैं जब तक रमन सिंह है तब तक अंबिकापुर सीट से टीएस सिंहदेव को कोई नहीं हरा सकता। अरे ऐसा क्यों है भाई? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? दिलीप मैं आपके पास आऊंगा। ये क्यों कहा जा रहा है रमन सिंह है तब तक टीएस सिंहदेव कोई नहीं हरा सकता? ये इस पर तो संतोष कश्यप जी ही भविष्यवाणी कर पाएंगे क्यों। लेकिन दिलीप, जैसा कि आपने भारी भरकम, अमितेश आपके पास आऊंगा। आप चूंकि बालौदा बाजार भरतपुर का पूछा उन्होंने, तो आप एमसीबी और कोरिया का जरूर समीकरण रखिएगा, और आप सत्यनारायण का रखिएगा। और फिलहाल आप अशोक, आपने सब कुछ बता दिया है, तो आपके पास आऊंगा। आप फ्रेम पर बने रहिए, नमस्कार चमत्कार करेंगे अंतिम में। दिलीप बताइए कि दुर्ग में क्या है? जब सरकार होती है दिलीप, जब सत्ता में हम होते हैं तब ज्यादा डर होता है, एंटी इनकम्बेंसी का डर होता है। सत्ता में आप हो तो आपसे ही लोगों को उम्मीद होती है। तो दुर्ग में क्या है? वही रिजल्ट रिपीट कर पाएगी? वही रिजल्ट रिपीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी कांग्रेस?
और क्या दुर्ग के लोग कह रहे हैं कि काका बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री इनको ही बनना चाहिए? देखिए, लोग जो जैसे आम बोलचाल की भाषा में, जैसे हम चाय की दुकान में चले गए, किसी आप और छोटे दुकान में जाते हैं, तो यहाँ पे जो लोगों की बात समझ आता है ज्ञानेंद्र जी, यहाँ लगता है कि भारतवर्ष से तो छत्तीसगढ़ हो जैसे बात होती है। जैसे मेरा कहना है कि मोदी वर्सेस भूपेश बघेल, क्योंकि यहाँ पे केंद्र की जो योजना है मोदी को लेकर कुछ एक बात करते हैं, मोदी जी के कार्यों को मोदी जी के कार्यों का तारीफ करता है, तो वही दूसरी और थर्ड होता है जो भूपेश बघेल ने जो छत्तीसगढ़ में किया है उसको तारीफ होती है। मैं एक चाय की दुकान में रोज सुबह जाता हूँ चाय पीने, तो वहां पे 50 से ज्यादा उम्र के जो बुजुर्ग रहते हैं उनका एक चौपाल टाइप का बैठा रहता है, तो उसमें हमेशा रोज उनकी एक चर्चा होती है, एक मोदी गुरु का है, एक भूपेश बघेल का। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो लोग वहां नरेंद्र मोदी जाते जो रहना, प्रधानमंत्री तो उनकी चुनाव का विश्लेषण समझने में बहुत मदद होगी। 50 बकैत अगर मिल रहे हैं, मैं 50 चुनावी चर्चा प्लस करने वाला वाले। हूँ ज्ञानेंद्र जी, बहुत मजा हाँ आएगा। बिल्कुल, वो रिपोर्ट करके भेजिए। हाँ तो हाँ बता, कंटिन्यू कीजिए। हाँ लड़ लेते हैं उन लोग, क्या तो मतलब एकदम लड़ लेते हैं। मतलब आप जब रहोगे ना सामने, अगर आप थोड़ा सा उनको बोल दो, अरे सर ये तो सही कह रही है, आप कैसे कह रहे हो, तो एकदम बाप रे बाप, मतलब वो इस 70 और 50 साल की उम्र में ऐसा होता है, पूरा जल जाएगा। तो ये सब माहौल है। अब माहौल की अगर आप बात करेंगे तो इसके अलावा ध्रुव के एक मिनी इंडिया है, यहाँ पे हर समुदाय के लोग रहते हैं, तो यहाँ पे आप जाओगे ना, तो यहाँ पे जो भूपेश बघेल ने जो काम कर रहे हैं उसको लेकर लोगों में संतोष है। जैसे कि मेरे सहयोगी ने बताया कि भूपेश बघेल से लोग संतुष्ट है, लेकिन जो विधायक है ना, जो अपने क्षेत्र में जो है, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है। विधायक ही नहीं नाराजगी इसलिए जीतेंगे है तो कि भूपेश बघेल क्या कर लेंगे, और विधायकों की टिकट काटनी पड़ेगी। इस पर हम लोग कभी बात करेंगे बाद में दिलीप, की विधायकों की टिकट किसकी कट रही किसकी नहीं। एबीपी न्यूज में यही अंदर की खबर हम लोग बताएंगे। लेकिन अमितेश, आप मुझे ये बताइए कि कोरिया जिले की क्या स्थिति है? कोरिया जिले और मनेन्द्रगढ़ जिले में 3 विधायक हैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो, अंबिका सिंह देव और विनय जायसवाल और गुलाब कमरो। इन तीनों की क्या स्थिति, चूंकि भरतपुर का नाम कोट किया है किसी ने, और इन तीनों की क्या स्थिति आप ये बताइए पहले, फिर उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि अंबिकापुर में क्या माहौल है, 14 की 14 सीट की वापसी होगी या फिर कुछ गड़बड़ होना है? पहले आप अंबिका, बैकुंठपुर और एमसीबी निपटा दीजिए। देखिए ज्ञानेंद्र जी, सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ की पहली विधानसभा भरतपुर सोनहत की बात करूंगा। तो छत्तीसगढ़ की पहली विधानसभा है। देखिए यहाँ पर मैं पिछले 3 चुनाव से देख रहा हूँ, पिछले 3 चुनाव से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वोट हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले साल भी वो तीसरे स्थान में थी, एक ऐसा समय था जब वो दूसरे स्थान में थी। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वोट बढ़ रहे हैं, और जो रवि, भाजपा और एक कांग्रेस सेकंड दोनों। रोक रहा हूँ, आप कंटिन्यू कीजिएगा, एक सेकंड। रवि, आप सत्यनारायण शर्मा वाला तो बताइएगा, निराला हरीश हैं, ये रायगढ़ विधानसभा का भी माहौल जानना चाहते हैं। आप रायगढ़ के ही रहने वाले हैं, तो आपको मैं ये मैसेज पहुंचा रहा हूँ निराला हरीश का, कि रायगढ़ के बारे में आप बताइएगा। हाँ कंटिन्यू करिए अमतेश। तो भरतपुर सोनत विधानसभा में जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना जो समाज के लोग हैं, गोंड आदिवासी समाज के जो लोग हैं, वो काफी संख्या में अच्छी तादाद है उनकी, वोटर अच्छे खासे हैं। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो वोट है वो हर साल बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 4 साल के चुनावों को रिकॉर्ड देख लें या 3 साल का देख लें, हर साल उनकी जो सीटें हैं, वो जो वोट है वो बढ़ते जा रहे हैं। इसके और यही वजह है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों गोंड समाज से ही लोगों को प्रत्याशी बनाती है। लेकिन एक तीसरा चेहरा अभी जो उभर कर आ रहा है वो काफी टक्कर दे रहा है, चाहे वो गौड़ समाज के लोगों का हो, चाहे पूरे भरतपुर सोनहत का हो। तो जिला पंचायत से 3 बार वो सदस्य रह चुके हैं, और तीनों बार अलग अलग क्षेत्र से चुनाव जीतते हैं। उनकी अच्छी रविशंकर की खासी बात कर लोकप्रियता रहे है। हैं आप? रविशंकर की बात कर रहा हूँ निश्चित तौर पर। तो अगर वो किसी भी दल से लड़ते हैं तो ऐसी स्थिति मानी जा रही है कि रविशंकर का हर समाज में एक बेहतर दखल है और वो वहां से चुनाव जीत सकते हैं। तो निश्चित तौर पर वहां पर जो गुलाब कमरों की खराब स्थिति को नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो गुलाब जातिगत कमरों ने समीकरण एक है काम तो जी। किया है। देखिए आप जो जातिगत बोल रहे हैं अमतेश भाई, मैं बिल्कुल 100% सहमत हूं, लेकिन गुलाब कमरों की एक बात तो माननी पड़ेगी। गुलाब कमरों ने 5 साल अपनी मौजूदगी दर्ज करा के रखी है पूरे विधानसभा में। चूंकि वो मेरे विधायक है इसलिए मैं जानता हूं कि गुलाब कमरों में एक अच्छी बात यह है कि लगातार शिलान्यास, लगातार नया काम, लगातार लोगों के बीच में कनेक्ट, चाहे वो क्रिकेट टूर्नामेंट का माध्यम हो या फिर लोगों के बीच आयोजनों में जाने का माध्यम हो, गांव गांव जाने का माध्यम है। एक विधायक और नेता के तौर पर जो एक इमेज बनानी चाहिए अपने विधानसभा में, इसमें गुलाब कमरों मुझे लगता है कि अंबिका सिंह देव और जो विनय जायसवाल से बहुत आगे हैं। खैर अब दूसरी सीट पर आइए आप, विनय जायसवाल और अंबिका सिंह देव पर।
देखिए, विनय जायसवाल, डॉक्टर विनय जायसवाल की बात करें तो मनेंद्रगढ़ का इतिहास भी ऐसा रहा है, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, ऐसा चलता आ रहा है वहां पर। लेकिन जो डॉक्टर विनय जायसवाल की अगर स्थिति की बात करें तो पिछले 4.5 साल, पौने 5 साल में उनका जो बयानबाजी हुआ है, कभी अधिकारी कर्मचारियों को चप्पल से मार के आओ या कभी कुछ करो, और खासकर जो उनका बाहर, जो उनके रिश्तेदारों का कोई बाहर था, उसको लेकर उनकी छवि शराब के मामले में काफी खराब हुई है वहां पर क्षेत्र में। और इसके अलावा फिर जो जो निर्माण कार्य हैं, कहीं उनके भाई को ठेकेदारी के आरोप लगा रहे हैं भाजपा के लोग कि उनके भाई ठेकेदारी कर रहे हैं। तो इस तरह से, जिस तरह से ये उनका जो अंबिका माहौल खराब हुआ सिंहदेव और बीजेपी का जिस तरह से उग्र समीकरण है। क्या है? अंबिका सिंहदेव का क्या समीकरण है मितेश भाई? देखिए, अंबिका सिंह जो जो है अंबिका सिंह, उनका उनको क्षेत्र में जो चर्चा है, मैं आपको क्षेत्र की चर्चा के हिसाब से बता रहा हूँ, कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से मेरी चर्चा हुई है, उनकी स्थिति बेहद खराब है। वो चुनाव अगर फिर से भैया लाल राजवाड़े चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर चुनाव हार जाएगी। आपकी आवाज में थोड़ी कुछ दिक्कत है, हम आएंगे आपके पास। रवि, सत्यनारायण शर्मा का बताइए, फिर रायगढ़ का बताइए। पहले सत्यनारायण शर्मा ग्रामीण का बताइए कि उनकी क्या स्थिति है। देखिए, ग्रामीण में मैं 2 से 3 बार जा चुका हूँ वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट करने, और दोनों 2 जगह का मैं कहानी बताता हूँ आपको। एक तो सेजबहार, जब पहली बारिश हुई तो वहाँ बाढ़ आ गया। इतना सीने से ऊपर तक पानी वहाँ बह रहा था, और वहाँ के लोगों का आक्रोश मैंने देखा। और वो लोग एक बार-बार ये बोल रहे थे कि हम लगातार विधायक जी के पास जाते हैं, उनको बताते हैं कि हमारे यहाँ देखिए, ये आज बारिश भजिया हुई, है, बाढ़ नहीं आए। ये भजिया है, मेरी पत्नी ने बनाया है। मैं घर में हूँ इस समय, तो मैं भजिए का आनंद ले रहा हूँ। और दिलीप, आप अगर चिढ़ रहे हैं तो चिढ़ते रहिए। पांडे जी, आप मुस्कुरा के अंदर ही अंदर गाली दे रहे हैं तो देते रहिए। अशोक नायडू थक गए हैं, चले जाइए, लेकिन आप लोग भी भजिया खा लीजिएगा। हाँ, बताइए सत्यनारायण शर्मा की क्या बात कर रहे थे आप? हाँ, देखिए, ग्राउंड पे जो लोग हैं वो काफी नाराज हैं। और आदर्श नगर वहाँ भी मैं गया था, वहाँ पर आज तक सड़क नहीं बनी है। आप यकीन नहीं करेंगे कि राजधानी रायपुर में रहने के बाद किसी इलाके में सड़क नहीं बनी है, और घुटने भर कीचड़ में लोगों को आना जाना पड़ रहा है। एक स्टोरी मैंने वहाँ से की थी, उसकी जिक्र मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि एक बच्चा स्कूल जाने के लिए उसको 2 जोड़ी जूते की ज़रूरत पड़ती है। एक जूता उस कीचड़ में खराब होता है, और दूसरा जूता वो कीचड़ से निकलने के बाद पहन के जाते हैं। तो सोच लीजिए कि वहाँ क्या स्थिति है। वहाँ भी भारी आक्रोश देखने को मिला। और उसके बाद जो सक्रियता की बात करें तो सत्यनारायण शर्मा सब जानते हैं, वरिष्ठ नेता हैं, 7 बार के विधायक हैं। लेकिन उनके जो बेटे हैं, उनकी सक्रियता लगातार बढ़ते जा रही है, और संगठन के साथ-साथ उस क्षेत्र में भी लगातार बढ़ रही है। जितने भी आयोजन होते हैं, वहाँ उनके बेटे पंकज शर्मा भी दिखते हैं। तो अब ये संशय है वो कि इस बार देवांगन, वहां चुनाव में ग्रामीण में जो एक देवांगन थे रवि, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया ना? क्या आप सवाल दोहरा पाएंगे? मैं क्लियर वो बता दूं। देवांगन थे वहां जो मेयर का चुनाव लड़ते थे, वो जोगी कांग्रेस के थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया क्या? हाँ, हाँ, हाँ। देखिए, हाँ, बिरगांव इलाके में रहते हैं वो, और वहाँ से उनकी बड़ी पकड़ है। लेकिन वो अभी चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। इससे पहले वो जोगी कांग्रेस के लिए काम करते थे, लेकिन सक्रिय नहीं थे। और जब नगरीय निकाय चुनाव हुआ, तब उन्होंने ताकत दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन पार्टी से थोड़ा दूरी बना के रखा जोगी कांग्रेस से, और बीजेपी में चले गए। तो वहाँ समीकरण बनते बिगड़ते जाएंगे। लेकिन रायगढ़ की बात करना जरूरी है, क्योंकि किसी रायगढ़, हाँ। हमारे दर्शक ने सवाल पूछा कि रायगढ़ में क्या हम्म, स्थिति है। तो मेरे साथ हम्म। मेरे एक साथी है, अश्विनी मालाकार, रायगढ़ में ही हाँ, उनको रहते हैं, ले उनसे लीजिए आप थोड़ा साथ में। समझने की ले कोशिश लीजिए, ले करें। लीजिए, आप दोनों लोग चर्चा कीजिए रायगढ़ पर। तब तक मैं गर्मा गर्म भजिया खाता हूँ। अश्विनी, बताओ कि रायगढ़ में क्या माहौल है, ज्ञानंद जी जानना चाहते हैं। जी, रायगढ़ की बात करें तो वर्तमान में प्रकाश नायक वहाँ से विधायक हैं। वहीं उनकी पत्नी की सक्रियता वो इन दिनों बढ़ते जा रही है। वो भी लगातार क्षेत्रों में दौरा कर रही हैं, जनता के बीच जा रही हैं। वहीं विभास सिंह जो पूर्व में जोगी कांग्रेस के नेता थे, उनकी भी सक्रियता वो बढ़ गई है लगातार। अभी रायगढ़ में जो रामायण महोत्सव हुआ उसमें मंच पे नजर आ रहे थे। वहीं अच्छा, प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं क्या रायगढ़? जी, रायगढ़ में प्रधानमंत्री आने की बात चल रही है, उसकी भी तैयारी जोरों से चल रही है। तो अच्छा, और रायगढ़ ओपी रायगढ़ चौधरी में का क्या सक्रियता तो समीकरण है है? अलग अलग पार्टियों का। ओपी लेकिन ओपी चौधरी भी रायगढ़ से लड़ सकते हैं क्या? क्या ओपी क्या चौधरी रायगढ़ से कहीं से लड़ सकते हैं क्या? ओपी चौधरी, हाँ, ये एक चीज हमने अभी देखा है लगातार कि ओपी चौधरी रायगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रायगढ़ में धरना प्रदर्शन करते हैं। रायगढ़ जिला में उनका फोकस बढ़ गया है। इससे पहले 2018 में उन्होंने खरसिया विधानसभा से चुनाव लड़ा, लेकिन उमेश पटेल से वो हार गए। लेकिन इस बार उनकी सक्रियता बीजेपी से और रायगढ़ से लगातार बढ़ते ही जा रही है। और लगातार वहाँ क्या क्या प्रदर्शन हो रहा है वो अश्विनी बताएगा। क्या वहाँ कुछ हो रहा है अभी? अभी खाद
खाद को लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया था। वहीं बीजेपी की बात करें तो करीबन आधे दर्जन से ज्यादा जो प्रत्याशी हैं वो लगातार क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं। लेकिन ओपी चौधरी आ गए। ओपी चौधरी भी वो शहर में पहुंच रहे हैं, विभिन्न सामाजिक संगठनों से मिल रहे हैं, लगातार सभाएं कर रहे हैं, अलग अलग जो पार्टियों के यूनिट है उनसे उनकी मीटिंग ले रहे हैं। मतलब ज्ञानंद जी, ये कहा जा सकता है कि ओपी चौधरी रायगढ़ से शक्ति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और वहां के लोगों को जोड़ने की कितनी सीटें हैं रायगढ़ में? विधानसभा की कितनी सीटें हैं? रायगढ़ में पांच विधानसभा सीटें हैं और अभी सारंगढ़ जिला बनने के बाद 4 हो गया है। लेकिन उन सभी जगहों में कांग्रेस ने 2018 में चुनाव जीता था। इस बार गणित थोड़ा बिगड़ सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। ये अश्विनी लगातार इशारा कर रहे हैं कि वहाँ गणित बिगड़ सकता है। अच्छा ठीक है, चलिए देखिए, हम लोगों को बात करते हो गया 45 मिनट, और 45 मिनट में मैं समझता हूं आपका मोबाइल भी थक गया होगा, आप भी थक रहे होंगे। दिलीप शर्मा आपका, अमितेश पांडे आपका। अगर आप दुर्ग भिलाई के रहने वाले हैं तो आप दिलीप शर्मा को फॉलो कीजिए, वो आपको सारी खबरें और अपडेट बताएंगे जैसा कि वो बता रहे थे अभी। अगर आप अंबिकापुर संभाग में कहीं के रहने वाले हैं तो आप अमितेश पांडे को फॉलो कीजिए, वो आपको सब बारीकियां बताएंगे। उनके ट्विटर हैंडल, उनके फेसबुक में आप जाइए, वो सब बारीकियों को लगातार पोस्ट करते हैं, उनकी खबरें आप लगातार पढ़ रहे हैं। रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग और इधर आसपास के इलाकों की जानकारी आपको चाहिए, रवि मिरी हमारे वो सहयोगी हैं जो ट्विटर पर लगातार सक्रिय होते हैं, तो वो आपको खबर बताएंगे कि कहाँ क्या हलचल है। और इसके अलावा बस्तर संभाग की स्थिति आपको जानना समझना हो तो अशोक नायडू को फॉलो करिए, उनके संपर्क में रहिए। मैं आपसे बहुत यकीन के साथ कह सकता हूं कि 45-46 मिनट में जो आपने ग्राउंड रिपोर्ट अभी सुनी, आज तो केवल हम लोगों ने चर्चा की। आज मुझे मेरे चारों सहयोगी ने कहा कि देखिए ज्ञानंद जी, आज किसी नेता को हम लोग नहीं रखते, ये इन्हीं के सुझाव पर मैं आया हूं। इनका कहना है आज कोई नेता नगरी नहीं होंगे, आज केवल हम लोग आपस में वकैती करेंगे। हमारी बातचीत से, हमारे संवाद से आपको कुछ अगर मिला हो, कुछ हासिल हुआ हो या लगता है कि इस तरह के संवाद होते रहना चाहिए, तो अलग अलग इलाके से हम हफ्ते में जुड़ते रहेंगे। आपका प्यार खूब मिलेगा और हमें समय मिलेगा, सब व्यस्त रहते हैं तो हम दूसरे तीसरे दिन जुड़ने की कोशिश करेंगे। और आप कहेंगे नहीं भाई हर दिन बताओ, कोशिश करेंगे। सब मुस्कुरा रहे होंगे और अंदर ही अंदर गरिया भी रहे होंगे कि हर दिन रात बता लेंगे, तो आपके बीच इसी तरह से आते रहेंगे। तो सभी लोगों को धन्यवाद। आप लोग अनम्यूट करके दर्शकों को एक बार शुक्रिया और नमस्कार कह सकते हैं। शुक्रिया सभी दर्शकों को, धन्यवाद। शुक्रिया एबीपी लाइव के दर्शकों को, हम बस्तर का अपडेट देते रहेंगे। तो चलिए, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। एबीपी लाइव छत्तीसगढ़ से जुड़े रहिए और इसी तरह से अपडेट रहिए। नमस्कार।